साथियों नमस्कार, मैं विनय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। साथियों, हिंदी साहित्य का काल विभाजन आज ये हमारा विषय रहेगा और हम लोग इस पे डिटेल चर्चा करेंगे। डिटेल से मेरा मतलब ये होता है कि जो आने वाले एग्ज़ाम्स के पर्पस से महत्वपूर्ण होते हैं या पिछले आए हुए जो सवाल होते हैं उन पर आधारित जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं तो उनसे हमारा संबंध होता है। तो बस मैं इसी चीज़ को नज़रिए में रखता हुआ हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर चर्चा कर रहा हूँ। तो आने वाले जो भी यूपी ट्रिपल एस के एग्ज़ाम हैं, चाहे वो लेखपाल हो या लोअर पीसीएस मेंस एग्ज़ाम हो या फिर अन्य किसी प्रकार के एग्ज़ाम्स हों, वो उनके लिए ये लाभदायक सिद्ध होगी। तो चलिएगा हिंदी साहित्य काल विभाजन को हम लोग देखते हैं। वैसे तो इसमें पर्याप्त मतभेद पाया गया है और अलग अलग राइटर्स द्वारा इसका समय अलग अलग रखा गया है और इसका नाम भी अलग अलग रखा गया है, लेकिन फिर भी आप लोगों के सामने जो ये पिक्चर बनी हुई है ये सर्वसम्मति से मानी हुई है और आप लोग इसको जेन्युइन तरीके से ले सकते हैं। तो इसमें 4 कालों में बांटा गया, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इस तरीके से ये क्रम वाइज आपको याद रखने हैं। और आदिकाल का जो समय रहा लगभग 1050 से 1375, ये विक्रमी संवत की बात हो रही है साथियों। तो जहाँ भी आप लोग देखेंगे तो विक्रमी संवत का सिस्टम आपको मिलेगा और ज़्यादा अंतर नहीं होता। जो ईस्वी सन है, जो सन हमारे आस ये चलता है, उसमें लगभग 57 साल का अंतर होता है। तो आप लोग ये नॉर्मली देख सकते हैं 1000 से लगभग 1300 के आसपास तक। तो ऐसे करके आप लोग हिसाब किताब लगा सकते हैं। तो आदिकाल रहा 1050 से 1375, भक्तिकाल 1375 से 1700 विक्रम संवत तक, रीतिकाल 1700 से 1900 और आधुनिक काल 1900 से अब तक। तो इस तरीके से आप लोगों को पहला काम तो ये करना है कि हमें जो पढ़ना है उसका एक रफली चीज़ आपको अपने पास ले लेनी है। तो ये रफली डायग्राम है जो आपके काम आएगा। तो देख लिया हो तो हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे देखेंगे हम आधुनिक काल। तो जो ये काल थे जो आपने अभी देखे, तो इनमें जो लास्ट वाला काल है आधुनिक काल, उसको भी अलग अलग हिस्सों में तोड़ा गया। और साथियों ये आपको ध्यान में रखना है कि गद्य और पद दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। गद्य साहित्य में जो आपका जैसे ऐसे होता है या आप लोग कह लीजिएगा थियोरेटिकल, और काव्य या पद में आप देखेंगे कविताएं टाइप की जो होती हैं वो इंक्लूड की जाती हैं। तो आधुनिक काल में गद्य और पद की विधाओं को लेकर के अलग अलग विभाजन किया गया है। और वैसे तो लगभग लगभग एक सही है, लेकिन फिर थोड़ा सा अंतर है वो आप लोग देख सकते हैं। तो जैसे गद्य में आप देखेंगे भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी तक, द्विवेदी युग 1900 से 1918 तक, उसके बाद रामचंद्र शुक्ल या प्रेमचंद युग 1900 से 1936 और अद्यतन युग 1937 से अब तक। तो गद्य का रोल बढ़ा तो है, इसी वजह से पद्य से अलग हट करके गद्य से के काल को डिवाइड किया गया। लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे कि एग्ज़ाम पर्पस से जो महत्वपूर्ण है वो हमारा जो विभाजन है वो काव्य या कविता के आधार पर डिवाइडेशन है, काव्य या पद के आधार पर। तो आप लोग इसको ज़रूर ध्यान से देखें। तो इसमें भी शुरुआत में तो सेम ही है, भारतेंदु युग जो 1850 से लेकर के 1900 ईस्वी तक रहा। उसके बाद द्विवेदी युग 1900 से लेकर के 1918। और साथियों यही समय था 1920 के आसपास का, जब काव्य से हट कर के गद्य की महत्ता बढ़ती गई। और गद्य की महत्ता बढ़ने की वजह से ही जो गद्य साहित्य है उसको भी क्लासेस में बांटा गया, जो आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं। द्विवेदी युग, उसके बाद आप देखेंगे छायावादी युग 1918 से 1936 तक। उसके बाद आप देखेंगे प्रगतिवादी युग 1936 से 1943 तक। उसके बाद प्रयोगवादी युग 1943 से 1951 तक। और उसके बाद नई कविताएं, ये नवलेखनवाद जिसे आप लोग कहते हैं, 1951 से 1960 तक। और उसके बाद तो साथियों आप लोग देखते हैं कि पश्चिमी साहित्य और दुनिया भर की चीज़ें हमारे यहाँ पर आनी शुरू हो गई। लेकिन आपको जो एग्ज़ाम पर्पस से स्टडी करना है, याद करना है, वो आपको यही याद करने हैं। आई रिपीट, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कविता। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि ये जो हिस्से हैं 6, तो ये आपको पढ़ लेने हैं। तो ये भी अगर आपको याद हो गए हों तो पिछला वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम, अब इसको हम लोग मिला करके आगे स्टडी करने वाले हैं। साथियों नाम तो बहुत सारे हैं, हालांकि हिंदी के जो इस चैप्टर से सवाल थोड़े कम आते हैं, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कभी ना कभी इससे सवाल बन ही जाते हैं। चलिए देखते हैं। अब पहले हम देख लेते हैं आदिकाल, या इसे वीर गाथा काल भी कहा गया है। इसके नाम को लेकर के
बड़ी दुविधा है और अलग अलग राइटर्स द्वारा इसके नाम को अलग अलग नाम भी दिया गया है। साथियों, ये काल यानी कि आदिकाल और रीतिकाल, इनके नामों को लेकर के विद्वानों में मतभेद है, और जबकि भक्ति काल और आप आधुनिक काल को लेकर के कोई विशेष झगड़ा देखेंगे नहीं। तो पहले आदिकाल देख लेते हैं और वीरगाथा काल जिसको कहा गया है। तो इसमें क्या क्या है, एक तो इस काल के प्रमुख कवि आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये पृथ्वीराज चौहान के समय की बात है, उस समय के आसपास। तो जब अरबों का आक्रमण और अरबों के बाद तुर्कों का आक्रमण हमारी साइड में हुआ 1000 ईस्वी के आसपास, तो तब की बात है, जिसमें चंद्रवरदाई जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, जिनसेन, हेमचंद्र, नरपति नाल, और आप खुद देखेंगे कि इनके समकालीन जो एक राजा रहे हैं जयचंद, वो खुद एक संरक्षक थे काफ़ी बड़े साहित्य के। तो ये सारी बातें आप लोग देख सकते हैं आदिकाल और वीरगाथा काल में। नाम मतभेद हम लोग देख लेते हैं कि नामों को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है और कौन कौन से हिस्से बांटे गए हैं। तो पहला देखते हैं आप, संधि या चारण काल। ये कहा गया है साथियों राम कुमार शर्मा द्वारा, तो राम कुमार वर्मा। तो ये नाम जिसके द्वारा दिए गए हैं, बस यही नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इसको वीरगाथा काल नाम दिया रामचंद्र शुक्ल ने, जैसे ये सवाल इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा। आदिकाल कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और सिद्ध सामंत काल ये कहा राहुल सांकृत्यायन, पंडित राहुल सांकृत्यायन का नाम सुने होगा, तो ये नाम भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अपभ्रंश काल कहा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, बीज बपन काल कहा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, प्रारंभिक काल कहा मिश्र बंधु ने। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि जो नाम मतभेद रहे हैं इससे जुड़े हुए, तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें वीरगाथा काल, चारण काल, आदिकाल, सिद्ध सामंत काल, बीज बपन काल, ये काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछ भी लिए जाते हैं। तो आपको एक बार ये देख लेने कि ये नाम किसके द्वारा दिए गए। जैसे ये अभी सवाल आया था, अगर आप एग्ज़ाम दिए हों हाल फिलहाल में, यूपी SSSC वीरगाथा काल किस काल को नाम दिया गया है, तो चारों ऑप्शन वही थे जो पहले दिए गए थे, तो आप उसमें से देख सकते हैं। चलिएगा फिर देखते हैं भक्ति काल। भक्ति काल का समय आप लोग पीछे से ही देख लीजिएगा एक बार, और हम देखेंगे कि भक्ति काल को पहले 2 हिस्सों में बांटा गया, जिसमें सगुण भक्ति, ये गुण भक्ति लिखा गया साथियों यहाँ पर, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण गुण मतलब जिसमें आप देख सकते हैं कि जिसमें अवतारवाद होता है और वो अपने सभी लक्षणों के साथ प्रकट होते हैं, ये इस चीज़ को। और आप देखेंगे इसमें सगुण भक्ति शाखा में 2 शाखाएं हो गई, रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। राम के जो फॉलोअर्स थे वो रामाश्रयी में आ गए, कृष्ण को जो मानने वाले थे वो कृष्णाश्रयी हो गए। निर्गुण भक्ति में आप देखेंगे 2 प्रकार की ये भी क्लासिफाई किया गया, इसमें ज्ञानाश्रयी और सूफीवाद। तो ये किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं मानते थे जिसमें कोई गुण हो, यानी कि निराकार एक ही परमात्मा को मानने वाले लोग थे। भक्तिकाल में आप लोग देखेंगे कि पहले रामाश्रयी शाखा के जो कवि हैं उनको आप लोग देख लें एक बार, जिसमें तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास, केशवदास और रघुनाथ सिंह, इस तरीके से कुछ नाम हैं जो रामाश्रयी शाखा के कवि हैं। कृष्णाश्रयी शाखा के जो कवि हैं वो देख लीजिएगा, सूरदास, नंददास, कुंभनदास, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, मीरा, रसखान और रहीम इत्यादि। एक बात और मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर समझाने वाला कोई विशेष तथ्य है नहीं, तो आप जो नाम आ रहे हैं इनको याद करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जो समझाने वाला काम है वो आने वाले चैप्टर्स में है। तो यहाँ पर तो सीधे सीधे आपको जो एक नाम के साथ अन्य नाम संबंधित हो रहे हैं उनको याद कर लेना है। ज्ञानाश्रयी शाखा में आप देखेंगे कि कबीर, नानक, दादू, रैदास, मलुकदास और धर्मदास। अब आप चाहें जो भी प्रकार की ट्रिक बनाना चाहें वो बना सकते हैं, लेकिन ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो वो आप याद कर लीजिएगा। और सूफ़ी जो शाखा थी उसमें देखेंगे आप मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन, कासिम शाह, नूर मोहम्मद इत्यादि। तो इस तरीके से जो नाम बटे हुए हैं वो आप लोग देख सकते हैं क्लासिफाई करके। तो पहले हमने देखा आदिकाल या वीरगाथा काल, और उसके बाद हमने देखा भक्ति काल। भक्ति काल के बाद अब जो हम देखने वाले हैं वो है रीतिकाल। रीतिकाल वैसे आप खुद ही समझ सकते हैं कि रीति का मतलब होता है प्रेम विषयक या श्रृंगार विषयक जो रचनाएं हो गई वो इस रीतिकाल में आ जाती हैं।
और इसके जो राइटर्स हैं महत्वपूर्ण वो हैं केशव, बिहारी, भूषण, मतीराम और सेनापति। साथियों, अगर हम लोग नोट्स बना रहे हैं तो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका ये है कि वीडियो को पॉज करके आप लोग हैंडमेड नोट्स बना सकते हैं। तो जैसी इच्छा आपकी करें वैसे कर सकते हैं। चलिएगा, भारतेंदु युग आप देख लेते हैं हम, जो आधुनिक काल है। तो आधुनिक काल को यहाँ से ही क्लासीफाई किया गया है और हमने उनके जो महत्वपूर्ण राइटर्स हैं, कवि हैं, उनको निकालने की कोशिश की है अपनी वीडियोस में। तो भारतेंदु युग में आप देखेंगे सबसे पहले भारतेंदु और प्रताप नारायण मिश्रा। तो ये दो नाम आपको विशेष याद रखने हैं जो भारतेंदु युग से जिनका संबंध है। द्विवेदी युग, द्विवेदी युग में आप लोग देखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी। साथियों, एक महत्वपूर्ण सवाल यहीं से बनता है कि ये जो द्विवेदी युग नाम पड़ा, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो नाम पड़ा है द्विवेदी युग, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के ही नाम पर पड़ा है। तो आपको ध्यान रखना है कौन, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और जो अन्य कवि हैं द्विवेदी युग के, वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मैथिली शरण गुप्त और सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इस तरीके से आप लोग इनको देख सकते हैं। तो अगर द्विवेदी युग में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सारे लगभग मिलते जुलते से नाम हैं। जैसे महावीर लॉर्ड हनुमान है, अयोध्या ये भी रामायण से संबंध है, महावीर का भी संबंध इससे ही है। मैथिली मिथिला से जुड़ा हुआ संबंध है, तो मिथिला आप जानते हैं जनक, मिथिला नरेश। तो ये सारे नाम आप देख सकते हैं वही हैं जो रामायण युग से जुड़े हुए हैं। सीधे सीधे मतलब एक ट्रिक सी बता रहा हूँ मैं आपको, जिसके माध्यम से आप लोग याद कर सकते हैं। और सुभद्रा का नाम आप महाभारत से जोड़ सकते हैं, तो रामायण महाभारत वाले द्विवेदी में तो वो देख सकते हैं। तो दो, द्वि का मतलब ऐसे भी दो होता है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। छायावादी युग में आप लोग देखेंगे, ये साथियों बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है और आपको ये सारे नाम छायावादी युग के याद करने हैं। तो इसमें से जो पहले 4 नाम हैं वो तो आपको रटने ही रटने हैं। ये कवि चतुष्टय बोले जाते हैं छायावाद युग के, जिसमें जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और उसके अलावा जो अन्य नाम हैं माखनलाल चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। तो इस तरीके से आप ये अन्य नाम भी याद कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पर आप लोग एक चीज़ और देखेंगे कि इसमें छायावाद युग में जैसे जयशंकर हो गए, तो ये लॉर्ड शिवा के लिए, महादेवी वर्मा, महादेव खुद लॉर्ड शिवा के लिए। और कुछ नाम मतलब ऐसे जोड़ सकते हैं आप लोग। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप जैसे जोड़ना चाहें वैसे, जैसे सुमित्रानंदन अब ये लक्ष्मण के लिए हो गया, तो कहाँ जहाँ से भी आप लोग जोड़ सकते हैं, जैसे भी जोड़ सकते हैं वो आप लोग कर लीजिएगा खुद से, क्योंकि इसका कोई एक निश्चित नियम तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी अपनी टैक्टिक्स होती हैं कि हम लोग कैसे उसको याद कर सकते हैं। तो छायावाद युग में आप 4 नाम विशेष याद रखें, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बाकी अन्य नाम देख लीजिएगा, माखनलाल चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। इसके बाद जो प्रगतिवादी युग है और प्रयोगवादी युग है साथियों, इसमें नाम थोड़े से मिले जुले से भी मिल सकते हैं, क्योंकि इसका संबंध आप देखेंगे प्रगतिवादी और जो प्रयोगवादी हैं, शुरुआत इनकी छायावादी युग से ही हो गई थी। तो बहुत सारे ऐसे कवि हैं जो पहले प्रगतिवादी रहे हैं, बाद में प्रयोगवादी हो गए। छायावादी कवि भी बाद में चलते चलते प्रयोगवादी और प्रगतिवादी की तरफ मूव कर गए। तो नाम अगर मिल जाते हैं तो उसमें डाउट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ प्रगतिवादी युग में आप देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर, नरेंद्र शर्मा, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, ये कुछ महत्वपूर्ण नाम है। और प्रयोगवादी में आप देखेंगे अज्ञेय, इनका पूरा नाम हीरानंद बादशायन अज्ञेय, तो ये आपको देखना है। गिरजा कुमार माथुर, ये आपको नाम भी याद कर लेना है। तो इस तरीके से आप लोग आधुनिक युग में देखेंगे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग और प्रयोगवादी युग। तो ये नाम आपको बड़े तरीके से कंठस्थ कर लेने हैं। तो समझने वाला चैप्टर हिंदी में आने वाले जो चैप्टर्स हैं वहाँ से शुरू होगा। यहाँ कोई उतना ज़्यादा महत्ता नहीं है इन सवालों की, लेकिन फिर भी जो ज़रूरी था वो बातें हमने ले ली हैं। और साथ में पढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, ये आपके लिए कारगर सिद्ध हो सकते हैं। हिंदी में 3 प्रकार के साहित्य लेखन चला, जिसमें गद्य, पद्य और
चंपू शैली। साथियों, गद्य आप जानते ही हैं, पद कविता टाइप की, और गद्य जैसे आप हिंदी में लिखते हैं कोई निबंध या कुछ इस तरीके से सीधी सीधी। और चंपू का मतलब होता है कि जो गद्य और पद दोनों में लिखा गया हो। तो गद्य और पद अगर दोनों मिला है तो इस शैली को हम लोग बोलते हैं चंपू शैली। तो ये बात भी आपको कहीं ना कहीं दिमाग में डाल करके रखनी है। हिंदी गद्य रचना जो सबसे पहली है वो किसे माना जाता है? वो माना जाता है परीक्षा गुरु को, और ये लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखी गई है, ये आपको ध्यान रखनी है। तो हिंदी गद्य साहित्य की रचना पहली परीक्षा गुरु और लाला श्रीनिवास द्वारा रचित है। हिंदी साहित्य लेखन का जो सबसे पहले प्रयास किया गया हिंदी इतिहास का लेखन, तो वो गारसद तासी, ये नाम आपको याद कर लेना है। गारसद तासी ये फ्रेंच विद्वान थे और इन्होंने हिंदी और उर्दू के कवियों को क्रमवार लिखने की अपनी किताब में पूरी कोशिश की है, और इस तरीके से गारसद तासी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का कार्य करने का प्रयास किया। और जो काल विभाजन का कार्य किया, पहला प्रयास किया काल विभाजन का, वो किया जॉर्ज गियर्सन ने। तो आपको ध्यान रखना है, इतिहास लेखन का पहला प्रयास गारसद तासी, और हिंदी साहित्य का काल विभाजन का जो पहला प्रयास किया वो जॉर्ज गियर्सन। ये नाम आपको विशेष तौर से याद रखने हैं। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि जो ये चैप्टर था हिंदी साहित्य का काल विभाजन, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें हिंदी साहित्य के बारे में ज़्यादा सवाल नहीं आते, तो इसको आप लोगों को एक सरसरी निगाह से देखना था, इसी वजह से हम लोग इस पर ज़्यादा डिटेल से चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग अगली वीडियो का इंतज़ार करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, जिन लोगों ने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है वो उसको कर दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।